नमस्कार, एचबीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा और आइए देखते हैं आज के समाचार। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शुक्रवार को छात्र अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे। कुलपति आवास के बाहर धरने पर बैठे छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। यूनिवर्सिटी हमारी आपकी, यूनिवर्सिटी हमारी आपकी। विश्वविद्यालय को सुचारू ढंग से चलाए जाने के साथ ही अन्य मांगों के साथ धरने पर बैठे छात्रों की सूचना जैसे ही प्रोक्टोरियल बोर्ड को मिली, पूरे विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया। आनन फानन में प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम छात्रों को मनाने के लिए मौके पर पहुंची। इस दौरान उन्हें छात्रों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। दरअसल वैश्विक महामारी कोरोना के बाद से वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय को पूरी तरह से बंद किया गया था, लेकिन जैसे ही इस महामारी का प्रकोप कुछ कम हुआ, वैसे ही विश्वविद्यालय धीरे धीरे शुरू तो हो गया, लेकिन सत्र खत्म होने के हैं और कक्षाएं व हॉस्टल नहीं खुले हैं, जिससे छात्रों में आक्रोश का माहौल है। छात्रों की मांग है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के नाते कक्षाओं को सुचारू ढंग से चलाया जाए, साथ ही हॉस्टल और अन्य सुविधाओं को भी छात्रों को दिया जाए, क्योंकि छात्र यहां देश विदेश से पढ़ाई करने के लिए आते हैं। अपने विरोध को लेकर छात्रों ने बताया कि जिस तरह से पूरे भारत में अब सब कुछ सामान्य हो रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय में अभी भी न तो पठन पाठन का कार्य किया जा रहा है और न ही छात्रों को कोई सुविधा दी जा रही है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो छात्र बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हमारी मांगे हैं बीएचयू को खोलने के लिए, क्योंकि बीएचयू कैंपस जो है इतने दिनों से बंद पड़ा है। जब सारी चीज़ें खुल गई हैं, हमारी मांगे ये देख सकते हैं आप, हमारी 6 सूत्रीय मांगे हैं। ये मांग वीसी साहब के सामने रखा जा रहा है, आप देख सकते हैं कैमरे के सामने, जिसमें हमारा है कि जो तृतीय वर्ष के छात्र हैं, जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं, उनकी कक्षाएं तत्काल संचालित होनी शुरू हो जाए, और जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्र हैं उनकी कक्षाएं कब संचालित होंगी, इसकी एकदम सुदृढ़ तरीके से इसकी सूचना हमें मिलनी चाहिए। एमबीए एक ऐसा कोर्स है जहाँ अदर इंस्टीट्यूट आईएम कॉलेज वगैरह 20 लाख 25 लाख फीस लेती हैं। बीएचयू मालवीय जी का देन ऐसा है कि भीख और बहुत सराहनीय कार्य द्वारा कैसे कैसे पैदल चलकर इतनी बड़ा साम्राज्य खड़ा किए हैं। उसके बाद यहाँ सर वीसी द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इतना अन्याय किया जा रहा है कि एमबीए जैसा कोर्स गूगल मीट पे हो रहा है। बताइए, एमबीए जैसा कोर्स गूगल मीट पे होना पॉसिबल है? अगर ये पॉसिबल है तो हम क्यों इतना दिन रात करके एंट्रेंस यहाँ क्वालिफाई करेंगे? और दूसरी बात यह है कि यहाँ जितने भी प्रोफेसर वर्कर हैं, सबकी सैलरी बन रही है, 2 लाख 2.5 लाख 50,000 सबकी है। और हम बच्चे घर से 8,000 10,000, हमारे माँ बाप किसान है, नॉर्मल कैसे कैसे देते हैं। हम आने वाले समय में हमें नॉलेज नहीं होगा, हम यूपीएससी जैसे एग्जाम नहीं क्रैक कर पाएंगे, या कोई भी सीजीएल हो जैसे एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। पढ़ेंगे तो करेंगे ही नहीं पढ़ेंगे तो क्या मांग है आप लोगों की? सर देखिए, कितने दिनों से, आज 1 साल से प्लस उससे लगभग एबव होने वाला है, कोरोना टाइम सब कुछ भारत में चला है, छोटी सी बड़ी चीजें चल रही हैं, और बच्चों के साथ इतना अन्याय हो रहा है कि ना यूनिवर्सिटी चल रही है, ना ही कॉलेज चल रहा है। और हम भविष्य हैं सर, हम भविष्य हैं, क्या करेंगे भविष्य में? हम ही जब भविष्य है तो हम क्या करेंगे भविष्य में? इसका कोई जवाब देगा? वाराणसी में एडीजी बृजभूषण और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक चेतगंज थाने का औचक निरीक्षण करने शुक्रवार को पहुंचे। वाराणसी में थानों के औचक निरीक्षण के लिए निकले एडीजी बृजभूषण और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक ने शुक्रवार को चेतगंज थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान थाने में रखे शस्त्र और फाइलों के भी बारे में जानकारी उन्होंने इंस्पेक्टर चेतगंज से प्राप्त की। इस निरीक्षण में जहां एक तरफ पुलिसकर्मियों में हड़बड़ाहट मची रही, तो वहीं दूसरी तरफ एडीजी बृजभूषण और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक ने थाने की साफ सफाई व रखरखाव के बारे में जानकारी लिए और कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तो लोग के लिए प्रसाधन आपने जाके देखा वहाँ? हाँ, 2 चीज़ है, मैं उनको रिवार्ड में दूँगा, जो महिला कांस्टेबल यहाँ जो काम कर रहे हैं, कैसे काम था। दूसरी जो हमारी गार्ड थी, उनका भी अच्छा टर्नआउट था, अच्छा लगा देख करके। जब हमारा कर्मचारी स्मार्ट होता है, टर्नआउट होता है, तो अच्छा कार्य भी करता है। तो ये कुछ तो पॉइंट हैं, क्राइम मैंने कहा पूरा नियंत्रण में है। केवल डॉक्यूमेंटेशन हमारे यहाँ का कमज़ोर है, उसको मैंने कहा। वाराणसी के कमिश्नरी सभागार में प्रशिक्षण प्राप्त हस्तशिल्पियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। इन हस्तशिल्पियों ने अपने अपने उत्पादों का प्रदर्शन भी किया। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा हस्तशिल्पियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उनके उत्पादों के बेहतर पैकेजिंग के लिए उद्योग विभाग के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वाराणसी के मंडलीय सभागार में इनको प्रमाण पत्र मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने दिया और इस अवसर पर उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों का अवलोकन भी किया। इस मौके पर मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने बताया कि इनके द्वारा बनाए गए उत्पाद काफ़ी उत्कृष्ट किस्म के होते हैं। इनको बाजार में बढ़ावा देने के लिए और निर्यात के लिए बेहतर संभावनाओं का विकल्प तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ यह हुनर अपनी दूसरी पीढ़ी को भी सौंपे, इस बात के लिए भी
तैयारी हो रही है। इस अवसर पर उपस्थित संयुक्त उद्योग आयुक्त उमेश सिंह ने कहा कि विभाग के द्वारा हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी योजनाएं शुरू की गई हैं। इसी क्रम में इनको नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समय समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसी क्रम में इनको अपने उत्पादों की बेहतर पैकेजिंग के लिए प्रशिक्षण दिया गया। इसी क्रम में यह प्रमाण पत्र वितरित किए जा रहे हैं। वाराणसी विशेष रूप से हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के लिए विश्व प्रसिद्ध है और हैंडीक्राफ्ट में स्टोन का, लकड़ी का, गुलाबी मीनाकारी और जरी जरदोजी विशेष करके मांग है देश से विदेश तक के बाज़ारों में। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की ये योजना है कि इनके डिज़ाइन डेवलपमेंट, इनके मार्केटिंग, इनमें नए लोगों को कैसे और रोज़गार से जोड़ा जाए और इस विधा को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए ये प्रयास है। उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से इन चारों शिल्प में 10-10 दिन के डिज़ाइन डेवलपमेंट कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा पैनल डिज़ाइनर के माध्यम से और उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के माध्यम से पैकेजिंग के बारे में 5-5 दिन का अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया गया है। उसके उपरांत जो डिज़ाइन निकल कर सामने आए हैं तो इन शिल्पियों ने ही, कारीगरों ने ही यह अभी आयुक्त महोदय को अवगत कराया। उन्होंने जब निरीक्षण किया कि ये हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम ही ये भी बना सकते हैं और वो प्रोडक्ट सामने आया है। और मकसद भी यही था कि हम कुछ नए प्रोडक्ट सामने लाएं जो बाज़ार में नहीं हैं। उनका प्रदर्शन आज था। अब इसके बाद हम लोग की अगली कड़ी है कि इनको कैसे मार्केटिंग से जोड़ा जाए। काशी में 8 तरह के जीआई प्रोडक्ट्स बनते हैं और इन प्रोडक्ट्स की व्यापक एक मांग भी है। उसको और सुदृढ़ और उनके डिज़ाइनिंग में और अच्छा परिवर्तन करने के लिए, पैकेजिंग में परिवर्तन करने के लिए, उनके टेक्निकल स्किल में अच्छा और परिवर्तन करने के लिए हम लोगों ने प्रयास करके भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयास से अभी वर्तमान में हम लोग गुलाबी मीनाकारी, वुडक्राफ्ट, सॉफ्ट स्टोन, जरी जरदोजी में इनोवेशंस का काम कर रहे हैं, जहां पर हमारे देश के कुछ डिज़ाइनर और मास्टर क्राफ्ट्समैन जो हमारे लोग इसमें कार्यरत हैं, उनको नई नई डिज़ाइनें कैसे हम लोग बना सकें जिससे कि और हम लोग मार्केट में हम लोग जाके पेनिट्रेट कर सकें और मार्केट कैप्चर कर सकें। उसके साथ साथ उन प्रोडक्ट्स को कैसे अच्छे तरीके से आकर्षक ढंग से पैकेजिंग कर सकें जिससे कि लोग उनको खरीदने में उनकी उत्सुकता हो। उसके साथ साथ उसकी ब्रांडिंग और उसकी और अच्छी मार्केटिंग के लिए हम लोग कैसे प्रयास कर सके, उस विषय में एक ऑलरेडी कार्यक्रम हमारा ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है। उसी दिशा में आज जितने भी ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो भी इस ट्रेनिंग के दौरान नए डेवलप किए गए, उनका एक डिस्प्ले था और साथ साथ जिन्होंने अपनी प्रथम चरण की ट्रेनिंग पूरी कर ली है उनको सर्टिफिकेट वितरण करने का कार्यक्रम था। आप लोगों ने खुद भी देखा कि कैसे स्टोन के पहले जिसमें केवल वो हमारे हाथी या अन्य उसकी आकृतियाँ बनाते थे, आज हम लोग वो स्टोन के में हम लोग ने आपके बुक सेल्स बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने लैंप्स बनाना शुरू कर दिया। उसी तरह अगर आप वुडक्राफ्ट्स की बात करें तो वुडक्राफ्ट्स में भी आप लोगों ने देखा किस तरीके से लोगों ने नई नई चीज़ें पेन होल्डर्स बनाने शुरू कर दिए, अन्य आकर्षक टॉयज़ बनाने शुरू कर दिए और बहुत सारी ऐसी उपयोगी सामग्री बनानी शुरू कर दी। उसी तरह जरी जरदोजी में पहले केवल साड़ियाँ और सूट में काम होता था, कैसे उन्होंने उसी सामग्री से पर्स बनाने शुरू कर दिए, कुशन्स बनाने शुरू कर दिए, रनर्स बनाने शुरू कर दिए, टेबल क्लॉथ्स बनाने शुरू कर दिए। वहीं पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का कहना था कि हम अगर अपने उत्पादों की बेहतर पैकेजिंग कर सकेंगे तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आकर्षक लगने से आसानी से इनकी बिक्री हो सकेगी, जिससे हमें लाभ होगा। कार्यक्रम का आयोजन वाराणसी के उद्योग विभाग द्वारा किया गया था। मैंने 10 दिन की ट्रेनिंग ली थी, तो उसमें डिज़ाइनिंग की, तो उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ अच्छे से सीखा है। बट हम लोगों को सर ने बहुत कुछ अच्छा से सिखाया है, पर हम लोग चाहते हैं कि इसको हम और अच्छे से डिज़ाइन बनाएं और अच्छे से इसको डेवलपमेंट करें और अच्छे से इसको मार्केट में ले जाके सेलिंग करें। पैकेजिंग कितना महत्वपूर्ण है आज के दौर को देखते हुए? आज के दौर को देखते हुए पैकेजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर इंसान सामान लेने से पहले उसकी पैकेजिंग देखता है, जिसकी वजह से वो सामान को देखने के लिए आकर्षण होता है कि इसके अंदर सामान है क्या। फिर उसको वो लेते हैं और फिर देखते हैं कि इतना अच्छा सामान, तब वो सामान लेते हैं। पैकेजिंग के ऊपर ही सामान डिपेंड होता है। किसान आंदोलन के समर्थन में सपा मुखिया के ऐलान के बाद सपा नेता लगातार अपने अपने तरीके से किसान आंदोलन को
समर्थन दे रहे हैं। 6 फरवरी को किसानों द्वारा मार्च निकालने के आह्वान के बाद जिस तरह से प्रशासन ने रास्तों पर कील लगाए, अब इसका विरोध सपा नेता अनोखे तरीके से कर रहे हैं। वाराणसी में भी एक सपा नेता ने अपने घर के द्वार पर कील लगवाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को आने पर रोक लगा दी है। वाराणसी के मिसिर पोखरा पर रहने वाले सपा पार्षद रविकांत विश्वकर्मा ने आज सुबह किसानों के समर्थन में अपने घर के बाहर दिल्ली की तरह ही कील और बैरिकेडिंग लगाकर अपना विरोध व्यक्त किया। सपा नेता का कहना है कि जिस तरह से किसानों के ऊपर सरकार अत्याचार कर रही है और उनके शांतिपूर्ण आंदोलन को नुकीले कील और बैरिकेड लगाकर रोकना चाहती है, उसके विरोध में हमने अपने घर के रास्ते में नुकीले कील और बैरिकेडिंग लगाने के साथ ही बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की एंट्री पर रोक लगा दी है। अगर सरकार किसानों की मांग को पूरा नहीं करती है तो एक दिन सभी घरों में बीजेपी के एंट्री को बैन कर दिया जाएगा। आज हमने अपने घर के मुख्य द्वार पर जबरदस्त किलेबंदी की है। उस किलेबंदी में लोहे के रॉड हैं, कील हैं और कटीले तार हैं और सीमेंटेड के जबरदस्त डिवाइडर हैं। वो इसलिए किलेबंदी किया गया है क्योंकि आज दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है, उन किसानों को रोकने के लिए केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार, उनके राहों में किलेबंदी की है। तो इसलिए ये मेरा प्राइवेट कैंपस है और मेरे घर में कोई भाजपा का नेता ना आ जाए, इसलिए हमने किलेबंदी किया गया। और यही किलेबंदी आने वाले समय में देश की सभी जनता अपने घरों के बाहर करेगी ताकि भाजपा का कोई नेता उनके घर ना आ सके, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों का अपने अपने पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक बैठकों का सिलसिला जारी है। इस क्रम में बीजेपी की ओर से वाराणसी में प्रदेश संगठन में महामंत्री सुनील बंसल की ओर से पार्टी पदाधिकारियों की एक बैठक आहूत की गई, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव पर फोकस किया गया। इस दौरान काशी क्षेत्र से आए पार्टी पदाधिकारियों को पंचायत चुनाव को देखते हुए तैयार रहने के निर्देश दिए गए। शहर के निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश संगठन के महामंत्री के अलावा काशी क्षेत्र के जिलाध्यक्षों और अन्य महामंत्रियों ने शिरकत किया। इन सब के अलावा नवनियुक्त पार्टी पदाधिकारियों का स्वागत सम्मान भी किया गया। काशी क्षेत्र के अध्यक्ष ने बताया कि बैठक मुख्य रूप से पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर बुलाई गई है। आपको ये भी बताते चले कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ओर से जल्द पंचायत चुनाव कराने की बात कही गई है। ये काशी क्षेत्र के क्षेत्र कार्य समिति की, जिले के सम्मानित जिला अध्यक्षों की और जिले के अभी नवनियुक्त जिला प्रभारियों की बैठक आज काशी क्षेत्र के वाराणसी जनपद में आहूत की गई है, जिसमें आदरणीय सुनील बंसल जी, प्रदेश संगठन महामंत्री जी का मार्गदर्शन हम सब कार्यकर्ताओं को प्राप्त होगा। इसमें विशेष रूप से हम सब संगठन की रीति नीति पर चर्चा करेंगे, आने वाले पंचायत चुनाव की चर्चा करेंगे और जो एक देश के लिए प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा बजट आया है जो जिसके दिल में किसान बसते हैं, जिसके दिल में गांव बसता है, एक ऐसा सुगम्य बजट मिला है भारत की जनता को। इस पर भी हम सब प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन आज यहाँ से करेंगे और साथ ही इस संदर्भ में हम सब कल यानी परसों 7 तारीख को हम सब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने जा रहे हैं। हम सब इसके लिए बुद्धिजीवियों के बीच में गोष्ठी का आयोजन करने जा रहे हैं। इस तरह के तमाम नीतिगत विषयों पर यहाँ चर्चा परिचर्चा है। अच्छा, इसमें पंचायत चुनाव के जो प्रत्याशी होंगे या फिर आपकी तरफ से जो समर्थित उम्मीदवार होंगे, क्या उनके नामों पर भी चर्चा होने की संभावना है? नहीं, अभी तो हम सब संगठन खड़ा कर रहे हैं। अभी तो आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है शासन की, उसके बाद उम्मीदवारों की चर्चा होगी।